हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। आई होप यू हैव सीन द फर्स्ट लेक्चर और आपको समझ में आया होगा। डू शेयर योर रिव्यूज विद अस एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकंड लेक्चर। तो हमने वैलेंसी का कॉन्सेप्ट समझ लिया था। अब हम देख रहे हैं कि वैलेंसी, हमने पढ़ा कि वैलेंसी स्टेबल होती है, एक एलिमेंट की एक वैलेंसी होती है, मतलब एक एलिमेंट एक ही वैलेंसी शो करता है। लेकिन अब हम एक और चीज पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे कि वेरिएबल वैलेंसी भी हो सकती है, मतलब एक एलिमेंट एक से ज्यादा वैलेंसीज शो करता है एंड दैट इज नोन एज वेरिएबल वैलेंसी। तो वो क्यों होती है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्यों होती है, क्योंकि अभी जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक रफ आइडिया दिया था कि क्या होता है कि न्यूक्लियस होता है किसी एटम का और उसके बाहर उसकी शेल्स होती है ना, जिनको हम KLMN शेल्स बोलते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि एटम का साइज कितना बड़ा है, उसके हिसाब से उसकी एटॉमिक शेल्स होती हैं, 1 2 या 3 या जो भी, ज्यादा भी हो सकती, ज्यादा होती है इनफैक्ट। तो साइज पे डिपेंड करता है, उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। तो जो सबसे बाहर वाली शेल होती है, जैसे कि ये वाली शेल है, किसी भी एटम की डिफरेंट कलर से शो करती हूँ, ये वाली जो शेल है जिसको, जैसे ये K शेल है, ये L शेल है, तो जो L शेल है उसको हम बोलेंगे अल्टीमेट शेल या आउटरमोस्ट शेल, ठीक है। जो सबसे बाहर वाली शेल है उसको हम अल्टीमेट शेल बोलते हैं या आउटरमोस्ट शेल बोलते हैं। उसके जो अंदर वाली शेल है जो कि हमारी K शेल है, इसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल, मतलब अल्टीमेट के जस्ट अंदर वाली, उसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट। तो यूजुअली क्या होता है कि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो वो कहाँ से लूज करता है, अपनी अल्टीमेट शेल में से वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। तो उसकी वो वैलेंसी होती है, फिक्स्ड वैलेंसी होती है। या इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो वो उसकी अल्टीमेट शेल में ही आते हैं। अब अगर कोई एलिमेंट जो है, कोई एटम किसी एलिमेंट का, कभी तो वो अल्टीमेट शेल से इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, कभी पेनल्टीमेट शेल से लूज करता है, दोनों से करता है। तो वो जो कॉन्सेप्ट बनता है, वो जो सिचुएशन होती है, उसको वैलेंसी, मतलब कि an atom of an element can sometimes lose more electrons than are present in its valence shell। वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उससे ज्यादा वो लूज कर देता है, मतलब पेनल्टीमेट से भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो हम ऐसा एलिमेंट को बोलते हैं कि सच एन एलिमेंट इज सेड टू एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी। अब जब वेरिएबल वैलेंसी होती है तो उसके लिए हम दो सफिक्स यूज करते हैं। सफिक्स आप समझते हो ना, जो हम किसी चीज के बाद में लगाते हैं, जैसे लेड के लिए प्लम्बस, प्लम्बिक, कॉपर के लिए क्यूप्रस, क्यूप्रिक, ऐसे। तो जो OUS वाला सफिक्स है और इक वाला सफिक्स है, ये दो सफिक्स हम यूज करें। OUS, प्लम्बस, प्लम्बिक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, फेरस, फेरिक, ये सारी वेरिएबल वैलेंसीज शो कर रहे हैं। स्टैनस, टिन की होती है स्टैनस, स्टैनिक। तो OUS जो है वो लोअर वैलेंसी को डिपिक्ट करता है हमेशा, और IC जो है वो हायर वैलेंसी को डिपिक्ट करता है उसी एलिमेंट की। अगर कोई एलिमेंट है, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, आयरन का लेते हैं। आयरन अगर वैलेंसी शो कर रहा है 2 वैलेंसी शो कर रहा है, मतलब Fe2+, तो हम इसको बोलेंगे फेरस, ये हो जाएगा हमारा फेरस आयन। और अगर आयरन 3 वैलेंसी शो कर रहा है तो क्या होगा, हमारा Fe3+ लिखेंगे, है ना, ये हो जाएगा हमारा फेरिक आयन। सेम चीज है ना, फेरस आयरन की ही दो आयंस बने हैं, एक फेरस है और एक फेरिक है। फेरस में लोअर वैलेंसी है, दैट इज +2, और फेरिक में हायर वैलेंसी, दैट इज +3। यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखना कि एक ही एलिमेंट की हायर और लोअर वैलेंसी की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि +2 होगा तो वो हमेशा फेरस होगा और +3 होगा तो हमेशा फेरिक, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट वन एलिमेंट, उसकी दो वैलेंसीज की बात कर रहे हैं, लोअर कौन सी और हायर कौन सी। जैसे कि इसमें मैं आपको कॉपर का एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ। कॉपर है अगर, तो कॉपर की एक वैलेंसी होती है Cu+, ठीक है, ये लोअर वैलेंसी है कॉपर की, तो हम इसको बोल देते हैं प्लस। यहाँ पे वैलेंसी क्या है, +1। और अगर कॉपर की हमने ले ली 2+, मतलब वैलेंसी क्या है, 2+ है, तो हम इसको बोलते हैं क्यूप्रिक आयन। यहाँ पे जो इक लग गया वो +2 की वैलेंसी पे लगा है, जबकि यहाँ पे +2 की वैलेंसी पे आयरन में अस लगा हुआ था, OUS लगा हुआ था। यहाँ पे एक कब लगा है, जबकि +3 की वैलेंसी थी। तो कोई भी एलिमेंट जब वेरिएबल वैलेंसी शो करता है तो उसी एलिमेंट की जो लोअर वैलेंसी का जो रेडिकल है, हम उसमें OUS लगाते हैं, चाहे वो स्टैनस हो, चाहे क्यूप्रस हो, चाहे प्लम्बस हो, चाहे फेरस हो, और उसकी जो हायर वैलेंसी है उसमें हम
IC लगाते हैं, एक लगाते हैं, क्यूप्रिक, फेरिक, प्लम्बिक, स्टैनिक, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, ये कंफ्यूज नहीं होना। बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसमें OUS में 1 वैलेंसी थी, तो आयरन में भी OUS में 1 वैलेंसी होनी चाहिए। आयरन की OUS वाली वैलेंसी +2 है, तो क्यूप्रिक में भी जो कॉपर की +2 वाली वैलेंसी है, जो कॉपर आयन है जहां वो +2 वैलेंसी शो कर रहा है, तो उसका नाम क्यूप्रस होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे दे रखा है आपके बुक में कि इफ एन एलिमेंट एग्जिबिट्स 2 डिफरेंट पॉजिटिव वैलेंसीज देन वी यूज सफिक्स OUS फॉर द लोअर वैलेंसी एंड द सफिक्स IC फॉर द हायर वैलेंसी, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। स्टैनस का टिन का एग्जांपल दे रखा है, SnCl2 स्टैनस क्लोराइड, जबकि SnCl4 जो है इट इज स्टैनिक क्लोराइड। अच्छा, नॉन मेटल्स जो है वो भी वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, ये भी वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। नाइट्रोजन जो है वो 3 और 5 की वैलेंसी शो करता है, फॉस्फोरस भी 3 और 5 की वैलेंसी शो करता है, लेकिन सल्फर जो है वो 3 वैलेंसी शो करता है, 2, 6। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है। यहाँ पे ये देखो आपके जो ये चार्ट है इसमें दे रखा है एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल वैलेंसी दे रखी है। आयरन की फेरस और फेरिक, फेरस में 2 और फेरिक में 3। कॉपर की क्यूप्रस और क्यूप्रिक, क्यूप्रस में 1 और क्यूप्रिक में 2। मर्करी की 2 दे रखी हैं, 1 इज मर्क्यूरस, 2 इज मर्क्यूरिक। लेड की 2 दे रखी हैं, इज प्लम्बस, 4 इज प्लम्बिक। टिन की भी 2 दे रखी हैं, स्टैनस एंड स्टैनिक, 2 इज स्टैनस एंड 4 इज स्टैनिक। तो आपको इस चार्ट से भी क्लियर हो गया है कि एक एलिमेंट जब 2 वैलेंसी शो करता है, जो लोअर वाली जो वैलेंसी होती है उसके आगे हम OUS लगाते हैं जब नाम लिखते हैं रेडिकल का या कंपाउंड का, जैसे स्टैनस क्लोराइड, स्टैनिक क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ऑक्साइड। देखो ये कॉपर का, देखो Cu2 इज क्यूप्रिक, क्यूप्रस ऑक्साइड, जहाँ पे कि कॉपर की वैलेंसी 1 है, तो यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी 2 हो गई, तो ये हो जाएगा क्यूप्रिक ऑक्साइड, Cu और Cu2। इसी तरह से इनकी नेमिंग होती है। अब हम बात करें कि रेडिकल क्या होता है। रेडिकल क्या होता है कि एक कंपाउंड है, कोई भी हम एक कंपाउंड ले लें, सबसे सिंपल कंपाउंड पढ़ते आ रहे हैं NaCl, तो इसके 2 पार्ट्स हैं, 2 एलिमेंट से मिलके बना है। अब हम एक और कंपाउंड ले लेते हैं H2SO4, ये कितने एलिमेंट से मिलके बना है? 3 एलिमेंट से, इसमें हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। NaCl में 2 ही एलिमेंट थे, सोडियम और क्लोरीन। अब जो इसके 2 पार्ट, अगर हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, तो क्योंकि एक जो कंपाउंड होता है वो इलेक्ट्रिकली बैलेंस्ड होता है, उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, ये आप सबको पता है। तो NaCl को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करें, तो इसका जो पॉजिटिव पार्ट है और जो नेगेटिव पार्ट है, उन दोनों को हम रेडिकल्स बोल सकते हैं। जो पॉजिटिव पार्ट है उसको हम बोल देंगे पॉजिटिव रेडिकल, और जो नेगेटिव पार्ट है उसको हम बोल देंगे नेगेटिव रेडिकल। सिमिलरली विद H2SO4, इसको डिवाइड करें तो H2 अलग हो जाएगा, ये इसका पॉजिटिव रेडिकल हो जाएगा, सल्फेट अलग हो जाएगा, वो उसका नेगेटिव रेडिकल हो जाएगा। तो रेडिकल की अगर डेफिनेशन देखें तो क्या हो जाएगी? अ रेडिकल इज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ द सेम और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दैट बिहेव एज अ सिंगल यूनिट विद अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। देखो इसमें हमने क्या लिया कि अ रेडिकल इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, यहाँ पे हमने एटम लिया, ये 2 एटम्स हैं सोडियम और क्लोरीन के, और फिर ये बन गए आयन, बन गए रेडिकल्स, बन गए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यहाँ पे हमने क्या लिया है? ग्रुप ऑफ एटम्स, H2 अलग एटम्स हैं और SO4 में 2 एलिमेंट के एटम्स इंक्लूडेड हैं, सल्फर के और ऑक्सीजन के। तो जब ये सेपरेट होते हैं तो सल्फेट आयन बिहेव्स एज अ सिंगल एंटिटी। यहाँ पे जो सल्फेट आयन है उसकी एक पर्टिकुलर, ये बात कर रही हूँ मैं SO4 सल्फेट आयन की बात कर रही हूँ, इट हैज गॉट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। ये अपनी एक प्रॉपर्टीज शो करता है, एक अलग एंटिटी है। इसमें सल्फेट आयन जो है वो सल्फर के और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज शो नहीं करता है, इट इज अ डिफरेंट रेडिकल। ग्रुप है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, तो हम उसको बोलते हैं रेडिकल। तो रेडिकल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो अ रेडिकल इज कॉल्ड अ सिंपल रेडिकल व्हेन इट इज एटम ओनली। अगर एटम हो, जैसे हमने यहाँ पे बात की सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम एक एटम था, एटम का आयन बन गया तो हम उसको सिंपल रेडिकल बोलते हैं। या हम यहाँ पे आपकी बुक में एग्जांपल ले रखा है MgCl2 का, MgCl2, तो इसको ब्रेक करेंगे तो Mg का रेडिकल बन गया Mg2 पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव बन जाएगा, और क्लोराइड का हो जाएगा 2Cl नेगेटिव। तो ये जो है, जो कि सिंगल एक एलिमेंट के ही एलिमेंट ही रेडिकल में कन्वर्ट हो रहा है, उनको हम बोलते हैं सिंपल रेडिकल, ठीक है।
और अगर कंपाउंड रेडिकल कब बोलते हैं, जबकि इट इज मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एटम्स, जिसको हम पॉलीएटॉमिक बोलते हैं। जैसे कि सल्फेट का हमने एग्जांपल लिया कि सल्फेट में क्या होता है, एक सल्फर एटम है और 4 ऑक्सीजन के एटम, तो वो सल्फेट आयन बन जाता है। ठीक है, अब आपकी बुक में यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, ध्यान से पढ़िए। क्या दे रखा है, एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर एज अ न्यूट्रलाइजेशन। ये हम शायद 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन, कि एक एसिड और एक बेस जब रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर ओनली। ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर ओनली। अगर सॉल्ट एंड वाटर के अलावा कोई चीज़ बन रही है, कोई और गैस इवॉल्व हो रही है, तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर देम। अगर एक एसिड और एक बेस सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है, तब वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अगर एक एसिड और एक बेस रिएक्ट कर रहा है और वो बना रहा है सॉल्ट, वाटर और कोई तीसरा कंपाउंड बना रहा है, कोई गैस रिलीज हो रही है, कोई और कंपाउंड बन रहा है, तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पोटेशियम क्लोराइड जो बनाया है, यहाँ पे जो पोटेशियम रेडिकल है ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से मिला है। जो हमारा पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट बना है KCl, तो इसमें ये जो चीज है, ये वाला जो हमारा रेडिकल है के, ये हमें कहाँ से मिला है, बेस से मिला है, तो हम इसलिए इसको कह देते हैं बेसिक रेडिकल। ठीक है, और जो हमारा ये क्लोराइड है Cl नेगेटिव जो मिला है हमें, ये कहाँ से मिला है हमें, ये हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिला है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एसिड रेडिकल। ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं। बस ये होता है ना कि इतना सारा लिखा होता है ना, तो बच्चे बुक में, एक तो आजकल के बच्चों को रीडिंग पढ़ते नहीं है चैप्टर को, है ना, कि जो टीचर ने पढ़ा दिया बाकी अब आराम से बैठेंगे। आप लोग अगर रीड करोगे तभी समझ में आता है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना सारा होता है ना तो बच्चा घबरा जाता है। तो पे अटेंशन हियर, बस यही लिखा हुआ है कि जो रेडिकल कोई सॉल्ट बन रहा है तो उसका जो रेडिकल बेस से आता है वो क्या हो जाता है, बेसिक रेडिकल हो जाता है, जो एसिड से आता है वो एसिडिक रेडिकल हो जाता है। सिंपल। ओके, when a salt is dissolved in water, splits up into its constituent radicals। अब जब हम किसी सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, सॉल्ट ले लिया हमने, हमारा सबसे सिंपल सॉल्ट सोडियम, जब हमने इसको पानी में, सॉरी सॉल्ट है तो इसमें चार्ज नहीं लगेगा, है ना, जब हमने इसको पानी में डिसॉल्व किया तो ये किस में ब्रेकअप हो जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में ब्रेक हो जाएगा। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो बेसिक रेडिकल्स हैं वो कैसा चार्ज कैरी कर रहे हैं, बेसिक रेडिकल्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं, और जो नेगेटिव जो एसिड रेडिकल्स हैं वो कैसा चार्ज कैरी कर रहे हैं, चार्ज कैरी कर रहे हैं। तो इनको हम जो बेसिक रेडिकल हैं उनको हम कैटायंस बोलते हैं या इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल बोलते हैं, और जो एसिडिक रेडिकल बोलते हैं उनको हम एनायंस बोलते हैं या इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स बोलते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्या चल रहा है ये। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आई एम श्योर। है तो बताइएगा प्लीज, एंड डू प्लीज शेयर योर रिव्यूज। आप लोग कमेंट करते हो, एक आध बच्चा करता है, ज़्यादा बच्चे नहीं करते हैं, तो अगर बच्चे कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है। हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को समझ में तो आ रहा है, नहीं तो ऐसा लगता है कि बोल बोल के बस चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, तो डोंट डू दैट। अब पोटेशियम क्लोराइड में ये कह रहे हैं कि पोटेशियम जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और क्लोराइड जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल है। और ऐसी मैग्नीशियम सल्फेट की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम सल्फेट का आपको फॉर्मूला क्या होता है, MgSO4। तो मैग्नीशियम सल्फेट में अगर हम इसको ब्रेक करें तो मैग्नीशियम जो होता है वो पॉजिटिव रेडिकल हो जाता है या कैटायन, और जो सल्फेट होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेडिकल। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बेसिक रेडिकल्स की ये टेबल दे रखी है, बहुत भयंकर सी टेबल लग रही होगी आप लोगों को। तो इसमें से ना बेसिक रेडिकल दे रखे हैं, एसिड रेडिकल्स दे रखे हैं, जितने याद हो जाए उतने, these are going to be very helpful class 10 and 11th and 12th as well। जितने याद हो सके लिख लिख के याद कर लो बेटा, कैसे भी याद कर लो, इनको याद करना बहुत जरूरी है ना, डोंट ओवरलुक देम, जितने याद हो जाए। 9th में तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, डोंट गेट मी रॉन्ग, ये नहीं कह रही कि इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कह रही हूँ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 10th 11th 12th में बहुत काम आने वाले।
ये टेबल जितना याद कर लोगे, और तुम्हारी मैं बार बार बहुत तारीफ करती हूँ कि सेलिना बुक्स ना बहुत अच्छी हैं, इनमें जो इन्फॉर्मेशन है ना वो कंप्लीट है, मतलब कुछ भी लैक नहीं करता। आपका पूरा पेपर आपने देखा होगा, मैंने बायो का पेपर डिस्कस किया था 9th का बोर्ड का, तो जो बोर्ड से आया था वो वाला पेपर था वो, है ना। तो वो पेपर में उसमें जितने भी डायग्राम्स थे, एक डायग्राम को छोड़ के बाकी सारे एज सच सेलिना के ही प्रिंट थे, बिल्कुल सेम डायग्राम्स थे। एक जो था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन वो भी सेलिना का, और सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में हर चीज कवर होती है। तो आपकी बुक बहुत थरो है, आप इसको ढंग से पढ़ो तो बहुत बढ़िया मार्क्स आएंगे, है ना। चलो आगे चलते हैं। रेडिकल्स हैव देयर कंबाइनिंग पावर, मतलब रेडिकल्स की अलग वैलेंसी होती है और जो एक एटम होता है उसकी वैलेंसी अलग होती है। ओके, जैसे कि अब यहाँ पे दे रखा है अमोनियम कार्बोनेट के एग्जाम्पल दे, NH4 होल ट्वाइस CO3। तो अमोनियम कार्बोनेट बेसिक रेडिकल है एक, है ना, इसमें अमोनियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है और इसमें एक बेसिक रेडिकल है अमोनियम, और उसकी वैलेंसी होती है, अमोनियम कार्बोनेट जो होता है वो क्या होता है, NH4 होल ट्वाइस CO। तो जो अमोनियम रेडिकल होता है उसकी वैलेंसी होती है, और जो कार्बोनेट रेडिकल होता है उसकी वैलेंसी होती है, ठीक है। अब केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं हम, कि वैलेंसीज को क्रॉस करके लिखते हैं। जैसे इसकी वैलेंसी 1 है तो वो इसके साथ कार्बोनेट के साथ अटैच होगी, कार्बोनेट की वैलेंसी 2 है तो वो अमोनियम के साथ अटैच होगी। तो हम क्या कर दिया कि NH4 इसकी वैलेंसी क्या थी 2 लिख दिया, और CO3 इसकी वैलेंसी क्या थी 1, तो ये 1 आना चाहिए तो 1 लिखते हैं। तो इसका अल्टीमेट फॉर्मूला बन जाएगा NH4 इस CO3, ये हो गया अमोनियम। तो ये आपको दे रखे स्टेप्स दे रखे हैं कि फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। तो पहला क्रिस क्रॉस मेथड है यही कि वैलेंसीज को हम क्रॉस करके, इसकी वैलेंसी इधर इसकी वैलेंसी इधर, क्रिस क्रॉस करके। तो राइट द सिंबल साइड बाय साइड, बेसिक रेडिकल इज रिटन फर्स्ट एंड देन द एसिड रेडिकल। सबसे पहले आप क्या करो कि रेडिकल्स को साथ साथ लिख लो, पहले बेसिक रेडिकल लिखो उसके बाद एसिडिक रेडिकल, फिर उनकी वैलेंसी को ऊपर लिख लो। वैलेंसी को यहाँ लिखा है इन लोगों ने, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लेके उन्होंने बताया है, या हम कोई भी ले लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड ले लेते हैं, चलो कैल्शियम और ऑक्साइड, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी ऊपर लिख दी, कैल्शियम की क्या होती है 2+, ऑक्साइड की होती है, तो लिख दिया। अब हमने इनको ऐसे करेंगे, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि डिवाइड द वैलेंसी नंबर्स बाय द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उससे उस वैलेंसी को डिवाइड कर दो, तो 1 ही आएगा, है ना। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे। अब पॉजिटिव और नेगेटिव इसको यहाँ पे साइन को हमें इग्नोर करना है, और इनको बस जो कॉमन फैक्टर क्या है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 से डिवाइड कर दिया दोनों को, क्या आ गया 1 1 आ गया, है ना। क्या आ गया Ca1O1, क्या आ गया। अब इनको जो भी आया है उसके साथ आप लिख दीजिए, क्या होगा Ca, ठीक है, कि 1 को तो हम लिखते नहीं, इग्नोर कर दिया, तो हमारा अल्टीमेट फॉर्मूला बन गया CaO, कॉमन फैक्टर को हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दे रखे हैं वैलेंसीज के साथ, ये तो भी लिखने याद कर लो सके। अच्छा, अब ये दे रखा है कि कुछ कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर के रूल्स दे रखे हैं कि कंपाउंड्स के हम नेमिंग कैसे करते हैं, ये याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। जैसे कि एक मेटल और एक नॉन मेटल का अगर कंपाउंड है तो हम क्या करते हैं कि मेटल को पहले लिखते हैं, नॉन मेटल को बाद में, और नॉन मेटल में आइड लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखे कैल्शियम प्लस नाइट्रोजन, तो वो है कैल्शियम नाइट। बहुत सिंपल, अगेन मेरा फेवरेट एग्जाम्पल जो मैं हमेशा देती हूँ, सोडियम प्लस क्लोरीन क्या बन गया NaCl, नाम क्या हो गया सोडियम, है ना। तो मेटल पहले और नॉन मेटल बाद में। और ले लो कैल्शियम और ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड, और कोई सोचो और क्या हो सकता है, पोटेशियम ले लो, पोटेशियम क्लोराइड, ट्रिक ऑक्साइड, प्लस ऑक्साइड, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा क्या है कि अगर दो नॉन मेटल हैं तो प्रीफिक्स ट्राई या टेट्रा लगा देते, जो भी केस होगा। जैसे कि PCl3 है, इसमें दोनों नॉन मेटल है, एक फॉस्फोरस है, नॉन मेटल है, क्लोरीन है, नॉन मेटल है, तो हमने कर दिया फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड, ठीक है। या PCl5 है तो फॉस्फोरस पेंटा। अगर दो एलिमेंट्स हैं
और उनके साथ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को हम एंड में लिखते हैं, जैसे कि और नेम ऑफ द कंपाउंड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स प्रेजेंट इन द, ऑक्सीजन को एंड में लिखेंगे और नाम जो होगा वो किस पे बेस करेगा कि कितने ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट हैं उस कंपाउंड में। ये वाली चीज याद रखनी बहुत जरूरी है कि क्लास 10 में ना जब आप रिएक्शंस पढ़ते हैं, आपका जो क्लास 10 में फोर्थ चैप्टर जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है उसमें ये बहुत काम आता है एक चीज। तो ये चीज ना नाइन्थ में या नाइन्थ की केमिस्ट्री भूलनी जिन बच्चों को डिफिकल्ट लगती होगी उनको तो लगता होगा कब पीछा छूटे, लेकिन ये बहुत इजी है, प्रैक्टिस की जरूरत है। आप प्रैक्टिस करते रहिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, और भूलना नहीं है इसमें कुछ भी। अब देखो क्या कह रहे हैं वो कि अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 2 से कम है तो हम कौन सा प्रीफिक्स लगाएंगे, हाइप। अब जैसे 2 से कम है NaClO तो क्या होगा, सोडियम हाइपोक्लोराइट। दूसरा IT, ये हमने हाइपो लगा दी, ITE लगाते हैं अगर ऑक्सीजन एटम्स 2 होंगे, हमने लगा दिया सोडियम क्लोराइड। ऑक्सीजन एटम्स कितने, अगर 2 से कम थे तो हाइपोक्लोराइट, अगर सिर्फ 2 हैं तो ITE लगा दिया, मतलब सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट ATE कब लगेगा, अगर 3 होंगे तो NaClO3 में देखो 3 है तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड, ATE आ गया। अब अगर पर कब लगता है, पर क्लोरेट, वो कब लगेगा, जबकि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स मोर देन 3 हो। ये हो गया NaClO4, 3 से ज्यादा है तो इसका नाम सोडियम पर क्लोरेट। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लो। अगर 2 से ऑक्सीजन एटम्स की बात करें, ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं उसके हिसाब से उसका जो कंपाउंड है उसका नाम होगा। अगर 2 से कम है तो क्या होगा, हाइपो लगाएंगे हम, हाइपोक्लोराइट हो जाएगा। अगर 2 ही हैं तो सिर्फ क्लोराइड होगा। अगर 3 है तो क्लोरेट होगा और 3 से ज्यादा है तो परक्लोरेट। ठीक है, इसको याद कर लो। अब ये बात कर रहे हैं नेमिंग ऑफ एसिड्स की। एसिड्स की नेमिंग हम कैसे करते हैं, नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं एसिड्स का। तो इसमें क्या दे रखा है कि हाइड्रो या इक लगा देते हैं सेकेंड एलिमेंट्स को, जैसे कि HCl है तो हम इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बाइनरी एसिड्स की बात करें, बाइनरी एसिड क्या होते हैं, जिसमें 2 ही एलिमेंट हैं उनको हम बाइनरी एसिड बोलते हैं। इनके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट है, जैसे HCl हो गया, HF हो गया, HBr हो गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इनमें क्या है, 2 ही एलिमेंट है। तो इसमें क्या करते हैं हम, हाइड्रो लगाते हैं हाइड्रोजन के लिए, और जो भी हमारा दूसरा एलिमेंट है उसके IC लगा देते हैं, क्लोरिक, ब्रोमिक, आयोडिक। ठीक है, क्लोरिक। तो ये हो गया हमारा, ये पहला रूल हो, समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा रूल क्या है कि अगर रेडिकल है, पॉलीएटॉमिक ग्रुप, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा उस ग्रुप में जो सेकेंड एलिमेंट होगा उसके नाम पे एसिड, जैसे कि इसमें हम हाइड्रो प्रीफिक्स यूज, क्या होगा, जैसे हमने लिया H2SO4, H2SO4। देखो रूल क्या कह रहा है कि पढ़ लेते एक बार, नेम्स ऑफ एसिड्स कंटेनिंग रेडिकल्स ऑफ पॉलीएटॉमिक ग्रुप्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द सेकेंड एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। अब इस मॉलिक्यूल में सेकेंड एलिमेंट जो है उसके बेसिस पे इसका नाम। तो अब देखो सेकेंड एलिमेंट क्या है, सल्फर, तो इसका नाम क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब हम दूसरा एसिड लिखते हैं कोई, हम HNO3। HNO3 में सेकेंड एलिमेंट क्या है, तो इसका नाम क्या हो गया, नाइट्रिक एसिड। और कोई एसिड सोचो, H3PO, H3PO4, इसमें सेकेंड एलिमेंट कौन सा है, फॉस्फोरस, तो इसका नाम क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, इस तरीके से इनके नाम होते हैं। ये आपकी बुक में एग्जाम्पल भी दे रखे, समझ में आ गया कि मतलब जब अगर पॉलीएटॉमिक ग्रुप प्रेजेंट है, रेडिकल जो है पॉलीएटॉमिक है, तो उसमें हमारे पूरे एसिड को हम देखेंगे फॉर्मूले को, उसमें हम पहले वाले एलिमेंट को छोड़ देंगे, जो दूसरा वाला एलिमेंट है उसके नाम पे एसिड होगा। पहले वाले एलिमेंट को छोड़ दिया, दूसरे एलिमेंट के नाम पे एसिड होगा, नाइट्रिक एसिड। पहला एलिमेंट छोड़ दिया हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट फॉस्फोरस, इसके नाम पे फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, सिंपल है ना, बस ये कि याद रखना पड़ेगा। If the number of oxygen atoms is less, then suffix OUS is used. अगर ऑक्सीजन एटम्स कम होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं H2SO4 की, अगर H2SO4 है तो सल्फ्यूरिक एसिड होगा,
H2SO3 है तो सल्फ्यूरस एसिड होगा, ठीक है। ऐसे ही फॉस्फोरिक H3PO4 है तो फॉस्फोरिक एसिड होगा, H3PO3 है तो फॉस्फोरस एसिड होगा, ठीक है। HNO3 है तो नाइट्रिक एसिड होगा, HNO2 है तो नाइट्रस एसिड होगा, ठीक है। इसके बाद कुछ और इन्होंने दे रखे ट्रिवियल नेम्स। इसका मतलब ये हो गया कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जो कि किसी रूल को फॉलो नहीं, ऐसे उनके नाम रखते हैं, कॉमन नेम्स हैं एंड दे आर वाइडली एक्सेप्टेड। जैसे कि नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड क्या होता है, अमोनिया H3, उसको नॉर्मली अमोनिया बोलते हैं, नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड कोई नहीं बोलता उसको नॉर्मली। तो वो हो गया। अब हमारा दूसरा फेवरेट कंपाउंड है H2O। H2O को हम क्या बोलते हैं, वाटर। उसको हम हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड या ड्राई हाइड्रोजन ऑक्साइड बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं, तो उसका ये कॉमन नेम ट्रिवियल नेम्स है कि हम कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, उनके हम कुछ कॉमन नेम्स यूज करते हैं। अब ये दे रखा है, लास्ट है इसका सेक्शन का लास्ट चीज़ है, टू कैलकुलेट द वैलेंसी फॉर्म द फॉर्म। अगर आपको फॉर्म दे रखा है तो आप उसकी वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करोगे, बहुत सिंपल चीज़ है, क्रॉस करके, ठीक है। क्या है, पहले फॉर्मूले को लिख लो, जैसे NO2 है, NO2 को दिया, फिर हमने सबस्क्रिप्ट को इंटरचेंज कर दिया और ऊपर लिख दिया, जैसे कि जो हमने अभी किया था ना, NO2 है, अब हमने इसकी NO2 था है ना, सबस्क्रिप्ट चेंज की तो O की N पे लिख दी, N की O पे लिख दी ऊपर करके, तो N की लिख दी हमने 2 और O के ऊपर लिख दिया 1, ठीक है। अब क्या करेंगे कि कह रहे हैं वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, हमें पता है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो दोनों को उसी नंबर से मल्टीप्लाई, तो ये कर दिया। तो अब N की कितनी आ गई 4, O की आ गई 2, तो हमने इसको इंटरचेंज करके अल्टीमेट फॉर्मूला लिखा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, N4O N2O4 सॉरी हो जाता, हमारा हो गया N2O4। अब आप इसको एक कॉमन नंबर से कैंसिल कर दो, दैट इज 2 को जो हमने कहा था ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दो, हमारा N2O4 का नॉर्मल फॉर्मूला जो कॉमन है N, तो यहाँ पे हमें पता चल गया NO2 फॉर्मूला से कि वैलेंसी नाइट्रोजन की यहाँ पे है, ठीक है, सिंपल। तो हमारा ये पार्ट खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1A करेंगे, और आप लोग ट्राई करना कि मेरे साथ नोटबुक लेके बैठो, अपनी बुक लेके बैठो। अगर आप लोगों ने बुक्स परचेज कर ली हैं तो बुक लेके बैठिए या नोटबुक लेके बैठिए, और साथ के साथ आप आंसर्स नोट कर चाहिए, है ना, और आंसर देने की भी कोशिश करना। सो टिल देन स्टडी वेल and like, share and subscribe the channel. Please do share it with your friends and comment and let me know कि आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, how can I improve, है ना, कैसे और इम्प्रूव करें कि आप लोगों को और अच्छा लगे और हेल्प से। चलो टिल देन टेक केयर। मैंने जो स्टार्ट किया ना, ये मैं सिक्वेंशियली सारे चैप्टर्स कराऊंगी। कुछ चैप्टर में कवर कर चुकी हूँ, लेकिन मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में करा चुकी हूँ, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड करेंगे पहले, ताकि आप लोगों का सेशन स्टार्ट हो गया है और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड बायोलॉजी और मैथ्स के भी चैप्टर्स दे आर जस्ट कमिंग अप, सो स्टडी